हेलो बच्चों, जैसा हमने आप लोगों से बताया था कि केमिस्ट्री का एक नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है 2025-26 के लिए। तो जो बच्चे 11th में हैं तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ें और हम पूरी गारंटी लेते हैं कि 12th में केमिस्ट्री में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितना पढ़ाएंगे पूरा तुम्हारा 100% होगा। 100% का 99%, क्योंकि 100% में कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बाकी कोशिश रहेगा कि पूरा 100% तुम्हारा इसी से आए। तो देखते हैं, हमने फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर तुम लोगों को स्टार्ट कर दिया है जो भौतिक रसायन है। भौतिक रसायन का पहला चैप्टर रासायनिक बलगतिकी स्टार्ट कर दिया। बात करते हैं बेटा रसायन बलगतिकी किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं का वेग, अभिक्रिया की कोटि, आणविकता आदि का, या कह सकते हो अभिक्रिया का जो दर है आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन सा सीखना होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार की, कौन कौन से अभिक्रिया होते हैं। तो अभिक्रिया एक तीव्र अभिक्रिया है, एक मंद अभिक्रिया। देखो अभिक्रिया बनती किसे है, कैसे बनती है। देखो हमारे पास बेटा होता है अभिकारक, ये आपस में रिएक्शन करके बनाता है क्या, उत्पाद। तो जो अभिकारक है ये रिएक्शन करता है, बनाता है उत्पाद। तो ये हमारी हो गई, इसे हम अगर केमिकल रूप में लिखें तो ये हमारी हो गई रिएक्शन अभिक्रिया हो गई। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होगी जिसमें अभिकारक बहुत तेजी से उत्पाद बना रहे होंगे। तेजी से अगर उत्पाद बना रहे होंगे तो तीव्र अभिक्रिया है, अगर धीरे धीरे बना रहे होंगे तो वो मंद अभिक्रिया है। अर्थात अभिक्रिया के वेग पर डिपेंड करता है। अभिक्रिया का वेग ज्यादा है तो अभिकारक जल्दी से उत्पाद बनता है, अर्थात तीव्र होता है। अगर वेग धीरे चल रहा है, अभिक्रिया का वेग धीरे है तो धीरे धीरे उत्पाद बनता है। तो मतलब ये जो हमारा तीव्र और मंद है ये डिपेंड करता है अभिक्रिया के वेग पर या दर पर। अब बात करते हैं अभिक्रिया का दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। अभी हम मैथ में बनाकर ये समझा रहे हैं कितना टॉपिक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में जानते हो लगभग 50% हमारे क्वेश्चन होते हैं कौन से, एमसीक्यूज वाले होते हैं, बहुविकल्पी वाले होते हैं। तो बहुविकल्पी वाले सारे क्वेश्चन इस पर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि बाद में टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हम सारा लिखाएंगे भी। अभी फिलहाल इसको हम देख लेते हैं। फिर अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक की जो मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं या दर कहते हैं। तो देख रहे होंगे इसे dx/dt अथवा r से शो करते हैं, रेट हो जाएगा। तो dx/dt लिखो चाहे r लिखो, इससे प्रदर्शित करते हैं। जहां ये डिपेंड करता है कि अभिकारक कितना है, तो ये k क्या है, ये वेग स्थिरांक है, और a क्या है, ये अभिकारक के मोलों की संख्या है। x क्या है, ये उत्पाद जितना हमारा क्या बना हुआ है। a - x क्या है, जितना अभिकारक बचा हुआ है। बाकी ये जो हम पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। बात करते हैं जो k है, k का वेग स्थिरांक, जो k है k को कहते हैं वेग स्थिरांक। अब इससे वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना वेग स्थिरांक का जो मात्रक है मोल/लीटर और पावर में 1 - n, जहां n क्या है अभिक्रिया की कोटि है और इनटू सेकंड। अगर हमारी शून्य कोट की अभिक्रिया है तो n बराबर 0 रखोगे तो हमारा k का मान आ जाएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए k का मान निकालना है तो n बराबर 1 रख दोगे तो हमारा k का मान आ जाएगा। अब देखो बेटा अगर अभिक्रिया हमारी गैसीय अवस्था में है तब इसका मात्रक क्या होगा, वायुमंडल पावर में 1 - n इनटू सेकंड इनवर्स, जहां n क्या है हमारा अभिक्रिया की कोटि है। तो ये टॉपिक हम लोगों का बेटा कंप्लीट हो गया। बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता किसे कहते हैं, अभिकारक में भाग लेने वाले, अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में जो हमारा ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक के अणु, ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक का देखो ये मोल है, ये बी मोल है, ये भाग ले रहे हैं तो अभिक्रिया की आणविकता हो गई। तो a + b हमारी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी। और dx/dt ये वेग निकल आएगा। तो तुम्हारे कोई अभिक्रिया है तो अभिक्रिया से हम लोग वेग भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके वेग निकल आएगा।
अब बात करते हैं जो देखो ये हमारे अभिकारक हैं और ये बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। क्रिया की अभिकारक की जो सांद्रता या किसी पदार्थ की सांद्रता होती है उसे बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। सांद्रता का मात्रक मोल बटे लीटर होता है और अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, मोल बटे लीटर, क्योंकि dx आ जाएगा मोल बटे लीटर और t आ जाएगा सेकंड, तो पूरा मात्रक बन जाएगा मोल बटे लीटर नीचे सेकंड। तो ये अभिक्रिया के वेग का मात्रक है, कोई भी अभिक्रिया हो, ठीक है, इसका मात्रक हमेशा यही आएगा। तो आणविकता हम लोग देख लिए बेटा। अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? एक चीज याद रखना, जो आणविकता होगी बेटा ये अधिकतम 3 तक जाती है। अगर अणुओं की संख्या ज्यादा है तो आणविकता मैक्सिमम 3 तक ही होगी, ठीक है। और आणविकता हमेशा याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव होती है और पूर्ण संख्या होती है। ने चलते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया का वेग अभिकारक की जितनी सांद्रता पर निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे n आया कोई अभिक्रिया में तो m प्लस n अभिक्रिया की कोटि हो गई और m प्लस n जोड़ने पर अगर 0 आ जाए तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी, अगर 1 आ जाए तो प्रथम कोटि की होगी, 2 आ जाए तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, 3 आ जाए तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो हमारे कोर्स में जो ज्यादा आता है बेटा वो शून्य कोटि आता है और प्रथम कोटि आता है और इसी को हमें बहुत विस्तृत समझना है, ठीक है। बाकी अधिकतम कोटि पहुंचेगी कितनी? 3। और कोटि जो क्रिया की कोटि होती है धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और ये भिन्न में भी हो सकती है। अब बात करते हैं क्रिया जो शून्य कोटि की क्रिया है, तो अगर इसकी बात करते हैं इसका वेग समीकरण क्या होगा? dx बटे dt अनुक्रमानुपाती ये होगा अभिकारक की सांद्रता, क्योंकि ये 0 पर निर्भर करती है तो ये आ जाएगा। इसका अगर मात्रक अगर निकालोगे तो मोल बटे लीटर इनटू सेकंड आ जाएगा। ये हमारा याद रखना मात्रक किसका? ये k के लिए मात्रक है, वेग स्थिरांक का मात्रक है। शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक अगर निकालोगे तो k बराबर x बटे t, तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये k का मात्रक भी याद रखना, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के वेग का मात्रक और k का मात्रक दोनों सेम होता है। अर्धायु काल निकालोगे तो t r बराबर a बटे 2k, जहाँ a क्या है? अभिकारक के मोलों की संख्या है और k क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो ये अर्धायु काल निकल आएगा, ठीक है। बाकी ये हम लोग डीपली जब पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से समझ जाएंगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के प्रथम कोटि के लिए वेग समीकरण क्या आएगा? dx बटे dt बराबर में क्या? k a की पावर 1 और अगर ये बाकी दे दिया है तो k a माइनस x भी हो जाता है। मात्रक अगर बात करते हैं इसका मात्रक क्या आ जाएगा? इसके लिए k का मात्रक क्या होगा? सेकंड इनवर्स होगा। बाकी मात्रक के लिए हम यहाँ पे अच्छे से समझा दिया, मोल बटे लीटर पावर में 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, ये हमारा k का मात्रक है और यह है अभिक्रिया की कोटि। जैसी अभिक्रिया की कोटि है उसी की कोटि रख दोगे तो k का मान आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजक निकालोगे तो k बराबर क्या? 2.303 बटे t log a बटे a माइनस x बेस में 10, तो ये हमारा व्यंजक निकल आएगा। अगर प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल निकालोगे तो उसके लिए k बराबर 0.6931 बटे t r, ये हमारा क्या निकल आएगा बेटा? अर्धायु काल निकल आएगा। अब बाकी नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय कोटि के लिए वेग समीकरण dx बटे dt बराबर k a की पावर 2। अगर हमारी आणविकता कह सकते हो अगर अभिकारक के अणु केवल a ही है तो ये आ जाएगा। अगर 2 अणु है तो k a की पावर 1 b की पावर 1 आ जाएगा। मात्रक अगर निकालोगे तो मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स आ जाएगा k के लिए। इसका अर्धायु काल निकालोगे t आप व्युत्क्रमानुपाती होता है a के। नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण निकालोगे, अगर हमारा केवल अभिकारक एक ही अणु है, एक ही है, तो कह सकते हो dx बटे dt बराबर k a की पावर 3। अगर हमारे a b c 3 अभिकारक हैं तो dx बटे dt बराबर k a की पावर है b की पावर 1 c की पावर जोड़ोगे तो ये हमारे कितने? b कोटि आ जाएगा। इसका अर्धायु काल निकालोगे अगर तो a t आप व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? a स्क्वायर के होता है। इसका अगर मात्रक निकालोगे तो लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 सेकंड माइनस, बाकी मात्रा का निकालना है इसमें से रखकर की वैल्यू निकाल सकते हो कि ये बेटा हम लोगों ने रिपोर्ट पढ़ लिया। रिपोर्ट के बारे में अंतर हमने ये बता भी दिया। तो बात करते हैं छद्म आवासीय एकाणु की अभिक्रिया किसे कहते हैं? पेपर में बहुत आता है कि छद्म आवासीय एकाणु की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि कितनी हो? 1 हो और आणविकता कितनी हो? आणविकता हमारी 1 से ज्यादा हो, 1 से क्या हो? ज्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं? छद्म आवासीय एकाणु की अभिक्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं विक्रिया की दर को या वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो विक्रिया के वेग को या रेट ऑफ रिएक्शन को पर इफेक्ट डालते हैं। सांद्रता हो गई, कंसंट्रेशन हो गया, क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये जितना ज्यादा होगा सांद्रता जितना ज्यादा होगा विक्रिया का वेग उतने तेज होगा। उत्प्रेरक हो गया, देखो उत्प्रेरक भी वेग को प्रभावित करता है, या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। धनात्मक उत्प्रेरक वेग को बढ़ा देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वेग को घटा देता है। ये हम लोग उत्प्रेरक वाले चैप्टर में भी सीखेंगे। प्रकाश तथा ताप ये भी वेग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मतलब जितना ज्यादा ताप होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर अगर करो रिएक्शन में होगा उतने ज्यादा हमारी उसकी अभिक्रिया की वेग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। अब देखो संक्रियण ऊर्जा में क्या आ गया, तो देहली ऊर्जा तथा अणु की समान अवस्था में ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बाकी जब इसको अच्छे जब हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से और सीखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट बेटा आर्यनीय समीकरण से इसको प्रदर्शित किया जाता है संक्रियण ऊर्जा को, तो आर्यनीय समीकरण देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता रहता है, लॉन्ग में आता है। तो K बराबर A, इसका जो फार्मूला होता है K बराबर A और क्या इनटू e की पावर माइनस EA अपान में RT, जहाँ ये क्या है संकीर्ण ऊर्जा है, R हमारा गैस स्थिरांक है, T टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या करें, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर है तो हम और K1 K2 की वैल्यू अगर ज्ञात है तो हम इससे भी क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। तो बात करते हैं कि ताप गुणांक आएगा। ताप गुणांक बराबर क्या होता है कि जो हमारा वेग स्थिरांक है वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा हो और बटे में 10 डिग्री सेल्सियस हमारा ये कह सकते देखो KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और बटे में KT के अनुपात को क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। तो इस तरीके बेटा ये हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, ये पूरा इसका क्या है, ये मैप था। अब हम लोग इसे नेक्स्ट इसको लिखेंगे। ठीक है, तो रोज हम एक वीडियो डालते रहेंगे, अपना तुम लोग टाइम लगा करके इसको देखते रहना और नोट्स अच्छे से बनाते रहना। ये मैप जरूर लिख लेना क्योंकि ये मैप को क्या इससे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बाकी हाँ, अपना स्क्रीनशॉट भी ले लेना। स्क्रीनशॉट लेकर के जो शुरुआत में हमने किया था तो अपना ये अपना नोट कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से और थ्योरी जो लिखाते जाए अपना थ्योरी लिखते रहना। ठीक है, और अच्छे से तैयारी ना करते रहना। ठीक, जय हिंद।